यूपीएसआई 2025 की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पीवाईक्यूज़ का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, यही थंबनेल आपके सामने लगा हुआ था, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, चैप्टर वाइज जीके जीएस पीवाईक्यूज़ की। किसकी बात करें? चैप्टर वाइज जीके जीएस पीवाईक्यूज़ की। अब कुछ ये अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक मैं इस प्रकार से डायरेक्ट बुक से उठा करके प्रश्नों को रख दिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है कि यहाँ पे मैं आपके लिए पीपीटी अलग से पूरा रेडी करवा लिया हूँ। उसके बाद नीचे मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये प्रश्न कब पूछे गए हैं, तो आपके लिए चिंता का यहाँ पे कोई विषय नहीं है। अब मैं बात करूँ इसकी, इस सीरीज़ की, तो दोस्तों 1991 से लेकर के 2021 तक जितने भी यूपीएसआई परीक्षा हुए हैं, इन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उसको चैप्टर वाइज अलग अलग करके आपको बताया जा रहा है। जैसे इससे पहले प्रियम्बल के बारे में, इससे पहले संविधान सभा के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जितने प्रश्न पूछे गए थे सबको मैंने चैप्टर वाइज करा दिया है। उन सभी को मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दिया, आप देख सकते हैं चैनल पर अभी वीडियोज़ पड़े हुए हैं। हम अभी बात कर रहे थे भाग 5 की, और भाग 5 के बारे में ये 5वां वीडियो है, क्योंकि दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें संघ की बात होती है। और इसमें संघ के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की ही बात कही गई है। तो जब तीनों की बात कही गई है तो तीनों से मिलाकर के खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर खूब प्रश्न गए हैं या खूब प्रश्न पूछे गए हैं तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग लगातार कर रहे थे। 4 पार्ट हो चुका है, 5वां पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होगा, फिर अगले चैप्टर की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। तो दोस्तों चैप्टर वाइज करना बड़ा ही आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके लेकर के आ रहा हूँ। आपसे बस इतना ही मुझे चाहिए कि आप लोग केवल वीडियोस को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे भी थोड़ी थोड़ी खुशी मिलती रही आपके सब्सक्राइब करने से, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। दोस्तों ये सच्चाई है, ठीक है। आप लोगों से क्या ही इधर उधर की बातें करना। तो बात करते हैं सबसे पहले हम प्रश्नों की ओर, ठीक है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति शासन, वैसे तो जब हम बात करते हैं इमरजेंसी की, 3 प्रकार का इमरजेंसी होता है। कितने प्रकार का जी? 3 प्रकार का इमरजेंसी होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों की अगर बात करें तो यहाँ पे दूसरे वाली बात हो रही है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रपति शासन की, प्रेसिडेंशियल रूल की बात हो रही है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। आपको ये भी ध्यान में रखना, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहाँ है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो लगने के बाद वह कितने समय तक रह सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक रह सकता है। अगर 2 महीने के अंदर अंदर संसद द्वारा अनुमोदित हो गया तो इसको जो है कि अगले 6 महीने के लिए मान्य कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के अंदर या उसकी घोषणा के 2 महीने के अंदर अगर अनुमोदित कर दिया गया, समर्थित कर दिया गया संसद के द्वारा, तो वह आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछे गए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। अगला प्रश्न कहता है दूसरा कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है पी और क्यू के रूप में। जो स्टेटमेंट पी है ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियाँ हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। भैया ये सीधे सीधे गलत है, ऐसा कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्यों कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकित व्यक्ति, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक या अनुमोदक के रूप में चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्यों क्या है? सही है। तो भैया पी गलत है, क्यों स्टेटमेंट सही है। तो क्यों कहाँ है? तो केवल सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती। निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती। रूपांतरण का अर्थ पूर्ण क्षमता, नहीं यार ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो अनुच्छेद 72 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 72 के तहत न्यायिक शक्ति या कहें कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, विराम कर सकता है, निलंबन कर सकता है, सजा को घटा सकता है ना। तो इन सारी चीज़ों कर सकता है। लेकिन यहाँ पे रूपांतरण का अर्थ पूर्ण क्षमादान नहीं होता। तो यहाँ पे उत्तर तो कह रहा है कौन सा मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी दंड विराम का मतलब सजा को कम कर देना, दंड निलंबन का मतलब सजा को अस्थायी रूप से
कुछ समय के लिए टाल देना, दंड घटाना का मतलब सजा को कम कर देना। तो बाकी अन्य 3 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेल नहीं खा रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा, कहता है केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं, केंद्र में जो केंद्र की संघ की कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता जी। ये जो है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है यह विधायिका का हिस्सा है, ठीक है। तो ए बी डी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएंगे। तो हम कह देंगे सर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये प्रश्न भी पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में। देखिए यहाँ नीचे मैंने मेंशन कर रखा है कि कब कब पूछे गए, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। 5वां प्रश्न कहता है कि स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल या तो खुद इस्तीफा दे दे, तो भैया यहाँ पे उसकी तो चर्चा कर ली गई है, ऐसे हट सकता है अपने पद से, या दूसरा राष्ट्रपति क्या कर दे, उसको उसके पद से हटा दे। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे उसके पद से हटा दे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही, बाकी लोकसभा या विधानसभा में इसके लिए महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो केवल ए सही है और केवल ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना विनोद, है ना, ऑप्शन नंबर या ऑप्शंस कैसे पूछे जा रहे हैं आपसे, तो ध्यान में रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे। 2017 की बात कर रही है, 30 नवंबर 2017 की बात कर रही है। तो बहुत ही थोड़ा सा खतरनाक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। और जब अगर खतरनाक प्रश्न है तो खतरनाक तरीके से हमको उत्तर भी करना है। हालांकि ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो बहुतायत लोग कर नहीं पाते क्योंकि उनको याद वास्तव में नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बताइए वर्तमान में सीएजी कौन है। सीएजी का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो सीएजी वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव महर्षि, ठीक है। उस समय कौन थे, राजीव महर्षि क्या थे, उस समय सीएजी के पद पर स्थित थे या उसके पद पर थे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है 20 दिसंबर 2017 को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा यार, ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति या वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। जो सरकारी बजट है उसको पेश करने की तारीख कौन तय करता है, तो इसको तय करता है राष्ट्रपति। कौन करता है जी, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति तय करता है कि कब सरकारी बजट संसद में पेश किया जाएगा। और ये प्रश्न पूछा गया 20 दिसंबर 2017 को यूपीएससी बैच फर्स्ट में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, उसको क्या कहा जाता है। लेखा परीक्षा सीधे सीधे कह दिया गया है। तो इसका 8वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा जी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति, इसको पीएसी कहते हैं, ठीक है। तो भारत का जो राजस्व है उसके व्यय के लेखा परीक्षा के लिए जो भारत की संसद द्वारा गठित संसद की चयनित सदस्यों की जो समिति, उसको क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया 21 दिसंबर 2017 को। अगला प्रश्न पूछता है आपसे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थी अनुच्छेद 331 के माध्यम से। किसके माध्यम से, अनुच्छेद 331 के माध्यम से। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। 2019 में एक विधेयक लाया गया जिसके माध्यम से ये कहा गया कि अब भारत के अंदर पर्याप्त मात्रा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य नहीं बचे हैं, अतः लोकसभा में इनके लिए जो सीटें आरक्षित की गई है उसको समाप्त किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया 16 दिसंबर 2017 को यूपीएससी एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अविश्वास, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया, पी और क्यू, ठीक है। तो पी कहता है कि यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बड़ी गजब की बात है भाई। अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है और कह रहा है कि यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्या यह बात सही है क्या जी, ये तो सही है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं, है ना। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। ये बात सही है क्या जी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर यानी पी और क्यू दोनों ही सही है। देखो जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो कहाँ पे आएगा, केवल और केवल लोकसभा में आता है, पी सही है। क्यों कहता है कि यह केवल और केवल मंत्री
केवल मंत्री परिषद के खिलाफ, यानी सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से इसमें शामिल किया जाता है, केवल एक मंत्री को नहीं। तो हम कर देंगे सर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी और क्यू दोनों ही। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, पी और क्यू दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कहता है कि लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? जो लोकसभा चुनाव है उसको अधिसूचित करने का या अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति के पास, चुनाव आयोग या केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो लोकसभा का जो चुनाव है अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग क्या करता है? अन्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है अधिसूचित करने के लिए कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जैसे इसने लोकसभा चुनाव को अधिसूचित कर दिया तो उसके बाद निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन हर एक निर्णय लेने के लिए क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कहता है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? ठीक है, सीपीआई जिसको कहते हैं, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन कब किया गया था जी? 1917 में, 32 में, 1925 में या 1943 में? ये प्रश्न पूछा गया है 15 दिसंबर 2001 को। ठीक है, 15 दिसंबर 2001 को पूछा गया 12वां प्रश्न है। इसका सही उत्तर है क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर नहीं यार, डेट क्या था एग्जैक्ट का? 26 दिसंबर था। ठीक है, 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है, 26 दिसंबर 1925 को सीपीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों। तीसरा प्रश्न भी स्टेटमेंट वाला है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्य के लिए सही है? किसके लिए जी? राज्यसभा के सदस्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? स्टेटमेंट ए और बी दोनों पहले पढ़िएगा, तब आप बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्य के लिए कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। तो राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलता है। क्या ये बात सही है जी? तो बिल्कुल सही है जी। जो लोकसभा के सदस्यों को वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, वही राज्यसभा के सदस्यों को भी मिलता है। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरण मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते, बिल्कुल सही है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के माध्यम से राज्य विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही। तो यहाँ पे कर देंगे सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को बहुत ध्यान समझना है और आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं बात करूँ राज्यसभा और जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके वेतन कितने हैं? ठीक है, तो इनको प्रति माह जो वेतन मिलता है 50,000 मिलता है। इनको जो दैनिक भत्ता मिलता है वो 2,000 मिलता है डेली का। 45,000 रुपये इनको प्रति माह संवैधानिक भत्ता मिलता है, और 45,000 प्रति माह इनको कार्यालय भत्ता, रेल यात्रा, हवाई यात्रा, रोड यात्रा, टेलीफोन सुविधा, पानी और बिजली की सुविधा इत्यादि के लिए सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न कहता है सामान्यतः लोकसभा की बैठक के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? प्रश्न पूछे जाते हैं। जब लोकसभा की बैठक होती है तो उसके दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल जब भी जैसे लोकसभा की बैठक होने वाली है तो उसके पहले घंटे में या अंतिम घंटे में या भोजनावकाश के या भोजन अवकाश से पहले 1 घंटे या दूसरे घंटे में, यहाँ पे गजब की प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप समझ लेते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रश्नकाल किसको कहते हैं तो भैया लोकसभा की बैठक के पहले घंटे के दौरान जो भी प्रश्न पूछा जाता है पहले घंटे के दौरान उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल क्या होता है? जब लोकसभा की बैठक होती है तो उसका जो पहला घंटा चलता है उसी घंटे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको प्रश्नकाल कहा जाता है दोस्तों। 15वां प्रश्न कहता है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहा है, एसटी की बात कर रहा है दोस्तों। तो एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित है वो 47 है। एससी के लिए कितनी आरक्षित है? तो 84 सीटें। ठीक है, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 सीटें क्या हैं? आरक्षित की गई हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अच्छा, एससी और एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित की गई इनके लिए प्रावधान कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में ये कहा गया है कि एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित की जाएंगी। आगे 16वां प्रश्न है।
16वां प्रश्न कहता है कि लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए किया गया। एसटी के लिए तो मैंने बता दिया जो है कि 47। एससी के लिए पूछेगा तो आप 84 उत्तर कर देंगे। अभी भी मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है 17वां, कहता है सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों की क्या है, अभिरक्षक है। ठीक है, जो सदन के अधिकार है, विशेषाधिकार है, उसकी समिति और सदस्यों के अभिरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, पीठासीन अधिकारी या प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर करेंगे हम लोग, यानी कि नहीं 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 ये नहीं होगा जी। इसके लिए पूछ रहा है ना, किसके लिए पूछ रहा है, सदन के अधिकार, विशेषाधिकार, उसकी समिति और सदस्यों के अभिरक्षक। ये हो जाएगा पीठासीन अधिकारी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पीठासीन अधिकारी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 18वां। 18वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 18वां प्रश्न आपसे कहता है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। राज्यों के राज्यपाल तो इनकी तो नियुक्ति करता है भाई राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष इसकी भी नियुक्ति करता है। लोकसभा अध्यक्ष या कैबिनेट सचिव, इन दोनों में पेंच फंसता है सी और डी में। जब इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे या फिर अच्छा चलिए आपसे, हालांकि मैंने प्रश्न पूछ तो लिया है, ठीक है, आपसे मैंने प्रश्न पूछ लिया, लेकिन इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा, ठीक है, इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, क्या था प्रश्न, क्या था जी, हाँ, तो भैया यहाँ पे देखिए कैबिनेट सचिव की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष जो बनता है वह चुन करके उन्हीं व्यक्तियों में से आता है जो लोकसभा चुनाव जीत करके आते हैं। यानी कि लोकसभा में जो दल जीत करके आता है उन्हीं में से एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो बाकी 3 की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किया जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 19वां प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं वर्तमान में, ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो भैया वर्तमान में 543 लोगों को चुना जाता है और मैक्सिमम 550 सदस्य हैं। उसका 15% निकालेंगे, जितने भी आएंगे उतने मंत्री रहेंगे, यानी 72 से 73 मंत्री के आसपास होने चाहिए। ठीक है, अब इसको कब जोड़ा गया, तो इसको 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री होंगे उन सभी की संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या यानी 550 का कितना होना चाहिए, इसका 15% होना चाहिए, यानी 15/100 होना चाहिए। 1 शून्य 1 शून्य यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 15 25 75 लगभग 72 73 लोग आने चाहिए लोकसभा के सदस्य के रूप में। ठीक है, यानी कि पूरे मंत्रिमंडल के रूप में प्रधानमंत्री सहित, है ना। अगला प्रश्न 20वां कहता है एक सतर्कता के दृष्टिकोण के सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों की तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है, तो उसे क्या कहते हैं, फिर किसको सौंपा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि ऑप्शन नंबर ए को चुना जाता है। और CAG, इसको हम लोग क्या कहते हैं, CAG, इसका उल्लेख कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 148 में किया गया है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 21वां। क्या कहता है हमारा 21वां प्रश्न, तो 21वां प्रश्न कहता है आपसे कि लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। लोकपाल क्या जी, एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में जिसका अर्थ क्या होता है, यानी लोकपाल का हिंदी अर्थ आपसे पूछ रहा है, सीधी सीधी सी बात है यार। ठीक है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा लोगों की देखभाल करने वाला, लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था कि लोकपाल के पद का जो उल्लेख है वो कब किया गया, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ था। 22वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को चूज करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। सीधे सीधे दिख रहा है कि 30 वर्ष की आयु में कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ये कथन गलत है, 30 नहीं बल्कि 35 वर्ष। कितना जी, 35 वर्ष कहेंगे। ठीक है, बाकी अन्य 3 ऑप्शंस क्या हैं, सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न 23वां कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर, किसके द्वारा, तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय मिनिस्टर है या सेंट्रल मिनिस्टर है, तो उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है जी, राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका या इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की 24वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
है ना। 24वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जाकिर हुसैन क्या थे, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये तो सही है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, नहीं, ये CGI बने थे, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा, ठीक है, CGI थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के नहीं, ये गलत हो गया। APJ अब्दुल भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं, तो भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25वां प्रश्न कहता है कि मुख्य सचिव का चयन कौन करता है। तो मुख्य सचिव का जो चयन करता है वो कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। अरे बोलो कौन करता है जी, तो एक मिनट, मुख्य सचिव की बात कर रहा है तो राज्य का मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, मुख्य सचिव की जो नियुक्ति होती है या चयन होता है उसको कौन करता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 25 प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो आपको आई हो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमें जो है कि सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहे उसके लिए सहृदय प्रेमपूर्वक फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच।